नमस्कार, स्वागत है आपका इजी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा। और इस शो में हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपके छोटे छोटे टैक्स से जुड़े जो उलझन हैं वो सुलझाने की कोशिश करें। इस शो के जरिए आसान भाषा में आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल हैं इस बीच तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन लाइन नंबर और मेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हमें भेजिए। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल हमें भेजना चाह रहे हैं तो आप हमें आपका वीडियो भी भेज सकते हैं। और उसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ शामिल होंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की और आसान भाषा में आप तक आपकी जो सॉल्यूशन है वो पहुंचाने की। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर के बारे में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसलिए कोशिश हमारी यही होगी कि बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने इसे रखने की कोशिश करें, क्योंकि आयकर विभाग कहता है कि आपको अपनी संपत्तियों को लेखा जोखा डिस्क्लोज करना होगा। अब यहाँ बात हो रही है फॉरेन संपत्ति की। अब फॉरेन संपत्ति इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनआरआई के लिए ये नियम है। अमूमन जो हम समझते हैं इसको, ये सभी के लिए नियम है। ये रेसिडेंट्स के लिए भी है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स के लिए भी है, सब पर ये नियम लागू होता है। कुछ अलग अलग नियम हर कैटेगरी के लिए है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर उसका खामियाजा उससे जुड़ा जुर्माना भी आपको यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। तो ये ना हो और प्रॉपर तरीके से आपकी टैक्स प्लानिंग हो सके, आपके फॉरेन एसेट्स पर कुछ गड़बड़ी ना आपको यहाँ पर झेलनी पड़े डिस्क्लोजर के समय, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सीए और टैक्स एक्सपर्ट अमित पटेल जी। अमित जी, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए अपना कीमती। तो आज ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके पहले शुरुआत सबसे पहले ये करेंगे कि ये ज़रूरत क्यों आई फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करने की। क्योंकि ये तो इंडिया के बाहर के एसेट्स हैं, तो इन्हें डिस्क्लोज करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है और किसे किसे डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि दिमाग में धारणा बनी हुई है कि ये एनआरआई को करने की ज़रूरत है। लेकिन आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए, ये जो नियम है इसके मायने क्या हैं और क्यों ये नियम लाया गया है, किसके लिए ये नियम है। जी पूजा जी, सबसे पहले तो टैक्स मंत्र में फिर से बुलाने के लिए शुक्रिया। आपने जो टॉपिक आज सिलेक्ट किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि सामान्य आदमी की ये सोच है कि इस तरह की जो डिस्क्लोजर होती है फॉरेन संपत्ति की, वो सिर्फ एनआरआई को एप्लीकेबल होती है। ये गलत है। सबसे पहले तो हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि इंडिया में जब टैक्स की बात आती है तो स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टेटस यानी टैक्स स्टेटस, टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस। और भारत में 3 प्रकार के रेजिडेंशियल स्टेटस है। सबसे पहले तो नॉन रेजिडेंट, दूसरा है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और तीसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो जब हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होते हैं, जैसे कि आप है, मैं हूं, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे सभी ज्यादातर सभी दर्शक भी इसी कैटेगरी में होंगे। तो जब हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो हमारी ग्लोबल इनकम यानी हमारी इनकम किसी भी देश में हो, चाहे भारत में हो या कोई और देश में हो, वो इनकम इंडिया में हमको उसके ऊपर टैक्स भरना होता है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पेयर को अपनी ग्लोबल इनकम इंडिया के टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अब ग्लोबल इनकम कहाँ से आएंगी? आपके पास कोई फॉरेन संपत्ति होगी तो ही उसमें से इनकम आएगी, या अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो उससे आपको फॉरेन इनकम आ सकती है। तो फॉरेन इनकम इंडिया में दिखाने के लिए जो मजबूरी है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने ये तय किया है कि जो व्यक्ति या जो जो एंटिटी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है टैक्स पर्पजेस के लिए इंडिया में, उसको
इनकम तो दिखानी ही है, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेन में जो अगर कोई संपत्ति है तो उसका भी डिस्क्लोजर आईटीआर फॉर्म में करना चाहिए। तो इसकी वजह से जो भी व्यक्ति रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको अपनी फॉरेन संपत्ति की डिस्क्लोजर आईटीआर में करनी होगी। अगर आप नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, तो आपको ये जो डिस्क्लोजर है फॉरेन संपत्ति का वो आपको अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि किसके लिए ये, किस पर ये नियम लागू है और किस पर नहीं है। तो फिलहाल अगर आप एनआरआई हैं तो आप पर ये नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो हैं उन पर ये नियम लागू होंगे। ये हमें इस पहले सवाल के जरिए समझ में आया। तो फिर अमित जी, क्राइटेरिया क्या है अगर हमें ये इनकम डिक्लेयर करनी है, डिस्क्लोज करनी है, तो क्या क्राइटेरिया है इसके? देखिए, अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपको आईटीआर जो भी आईटीआर आपको अप्लाई होता है, आईटीआर 1, 2 या 3 जो भी है, उसमें एक अलग फील्ड है जिसमें फॉरेन संपत्ति की डिटेल्स देनी पड़ती है। तो उसमें एक लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन से एसेट्स है आपके पास फॉरेन में, कोई भी दूसरी कंट्री में, और उस एसेट की क्या डिटेल देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी और देश में बैंक अकाउंट है, मान लीजिए आपका एक अकाउंट है दुबई में, तो कौन सी बैंक में है, वो बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, वो देना पड़ता है। और उसके अलावा उस बैंक अकाउंट में आपका पीक बैलेंस कितना था, यानी पूरे साल में हाईएस्ट बैलेंस कितना था वो देना पड़ता है, प्लस क्लोजिंग बैलेंस देना पड़ता है। और उस अकाउंट से आपको कितनी इनकम हुई है जो आपको इंडिया में दिखानी है और उसके ऊपर टैक्स भरना है, उसका अमाउंट देना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने बैंक अकाउंट का। इस तरह से बहुत सारे एसेट्स हैं जो वो लिस्ट में उन्होंने दिए हैं, और उसके बारे में हमको उसकी जानकारी देनी पड़ती है। हर एक एसेट के लिए अलग प्रकार की जानकारी उन्होंने मांगी है। ओके, अच्छा, ये डीम्ड रेसिडेंट के लिए क्या नियम है, इसके बारे में भी आपने मेंशन किया था। इनको लेकर क्या नियम है, थोड़ा एग्जांपल्स के जरिए हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे ये होते क्या हैं और क्या नियम है इनके? जी, तो जैसे मैंने पहले कहा कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो जो नॉन रेजिडेंट है या जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनकी फॉरेन इनकम ज्यादातर इंडिया में टैक्स नहीं होती है। तो जाहिर है कि जिस व्यक्ति के पास फॉरेन इनकम है वो ये कोशिश करेगा कि अपना स्टेटस वो नॉन रेजिडेंट दिखाए या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट दिखाए। अब भारतीय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कई बार उन्होंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग इंडिया में नॉन रेजिडेंट स्टेटस दिखाते हैं, और उसी के साथ कोई भी और कंट्री में भी वो रेजिडेंट नहीं है। यानी कि मान लीजिए कि किसी ने इंडिया से बाहर गए अप्रैल महीने में, अप्रैल 22 में, और 3 महीने वो रहे दुबई में, उसके बाद और 3 महीने रहे से लंदन में, और इस तरह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो लोग हॉपिंग कर रहे हैं, जिसे कंट्री हॉपिंग कहते हैं। और ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव से कि वो किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में वो रेजिडेंट ना बन जाए, यानी कि वो सभी देश में नॉन रेजिडेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई सारी इनकम होती है जो कोई भी देश में टैक्स नहीं होती है। तो भारतीय सरकार ने ये तय किया कि हम इस प्रकार के लोगों को पकड़ेंगे, और अगर वो कोई भी देश में रेजिडेंट नहीं है, यानी सभी देश में नॉन रेजिडेंट है, तो हम उस प्रकार के लोगों को इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट गिनेंगे, और
उसकी वजह से उनका स्टेटस जो होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और जो भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंडिया में टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी जो इनकम है वो डिस्क्लोज करनी है या एसेट डिस्क्लोज करने हैं, वो उस इस प्रकार के लोगों को कंपलसरीली करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग नॉर्मली नॉन रेजिडेंट है, लेकिन ये डीम्ड रेजिडेंसी की रूल से वो लोग नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाते हैं। और कब बनेंगे? तो ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई होता है कोई भी इंडियन सिटीजन को या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को जिसकी इंडियन टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और जिसने इंडिया में, भारत में 120 से लेके 182 दिन तक उसकी प्रेजेंस रही है इंडिया में, यानी नॉट मोर देन 182 डेज इन इंडिया एंड नॉट लेस देन 120 डेज इन इंडिया। ये सेकंड कंडीशन है। तो और थर्ड कंडीशन है कि वो और कोई भी देश में रेजिडेंट नहीं है, वो और कोई देश में टैक्स रेजिडेंट नहीं है और टैक्स नहीं भरता है। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो उस व्यक्ति को इंडियन गवर्नमेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट गिनेगा, क्योंकि वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा और फिर उस हिसाब से उसको टैक्सेशन के कायदे लागू होंगे इंडिया। बिल्कुल। तो देखिए, ये विस्तार से हमने समझाया आपको कि किस तरह के नियम लागू होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी सारे परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं, एक जगह पर बहुत समय तक नहीं स्टे करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी सरकार ने टैक्स के नियम लागू किए हैं, उनके लिए बनाए हैं और उनको टैक्स देना पड़ेगा, उनको अपने फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपके पास ये आइडिया नहीं था तो आप ये नियम आज समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में बताया, इसका कुछ खामियाजा और पेनाल्टी आप पर लग सकती है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से हर चीज़ डिजिटाइज कर रही है, हम देख रहे हैं कुछ छुप नहीं रहा है उनसे, हर चीज़ अब ऑनलाइन है और उनके नज़र के सामने है। तो आप इसे डिस्क्लोज कर दीजिए। तो अमित जी, अब ये समझना चाहेंगे कि अब अगर हमें करनी है ये डिस्क्लोज, दिखाना है इसको, सरकार को ये डिस्क्लोज करना है, तो क्या टाइमलाइन है, कब तक ये करना है, क्या समय निकल चुका है और जो लोग नहीं कर पाए हैं अब आगे के लिए उनके वो कब तक इस इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं? तो फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम का जो डिस्क्लोजर करना होता है किसी को भी, जिसको भी वो एप्लीकेबल है, उसके लिए अलग सी डेडलाइन नहीं है। ये डिस्क्लोजर उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ही करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है, 31 जुलाई हो या 30 सितंबर हो, जो भी है, उसी डेडलाइन के अंदर आपको ये डिस्क्लोजर करना है। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसी आईटीआर में ये डिस्क्लोजर करनी पड़ती है। तो क्या कोई अलग से आईटीआर फॉर्म है इसमें, ऐसा कुछ नियम है फॉर्म को लेकर? जी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको जो भी आईटीआर एप्लीकेबल होगा, आईटीआर 1 या 2 या 3 या 4, सभी आईटीआर में ये फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर और फॉरेन इनकम डिस्क्लोजर करना है। जी, राइट, ठीक है। तो जो भी आईटीआर फॉर्म आप भर रहे हैं, ऐसा कुछ अलग से फॉर्म नहीं है इसका, जो भी आपके आईटीआर फॉर्म आप एलिजिबल हैं उसको भरने के लिए, उसमें आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब कन्वर्जन के लिए, फॉरेन एसेट्स के कन्वर्जन के लिए कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज हम कंसिडर करें, और डेट ऑफ कन्वर्जन के बारे में बताइए, वो किस तरीके से कंसिडर करना चाहिए, कैलकुलेशन इसका कैसे होता है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इंडिया में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो अब हमें इंडियन रुपीज में सब डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इनकम भी हमें रुपीज में दिखानी पड़ती है और उसके ऊपर टैक्स भी रुपीज में कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो जाहिर है कि जब आपके पास फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन संपत्ति है, तो आप उसको जो फॉरेन एक्सचेंज में है वो एक्सचेंज करेंसी में आप डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, आपको इंडियन रुपीज में उसको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी के, मान लीजिए कि किसी के पास यूएस डॉलर में
बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में मान लीजिए $1000 है, तो वो $1000 और उसके ऊपर मान लीजिए उसको $50 की ब्याज मिली है, इंटरेस्ट इनकम मिली है। तो $50 इनकम उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, और वो $1000 का जो बैलेंस है उसको कैसे दिखाना है, ये सवाल उठता है। तो इनकम टैक्स रूल्स में अलग अलग एक रूल है जिसमें इसकी माहिती दी गई है कि किस तरह से किस प्रकार के एसेट को और किस प्रकार की इनकम को कैसे उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए। तो रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कन्वर्जन, सबसे पहले तो ये दर्शक जान ले कि इसके लिए हमको टीटी बाइंग रेट यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घोषित करती है, वो हमको अप्लाई करना है कन्वर्जन के लिए। और ओके। इसके लिए जो पीक बैलेंस है, यानी जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी अकाउंट में सबसे साल में सबसे ज्यादा बैलेंस कितना था वो हमको डिस्क्लोज करना है। तो उस बैलेंस को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए उस दिन जिस दिन वो पीक बैलेंस था वो दिन का एक्सचेंज रेट, टीटी बाइंग रेट हमको ढूंढना पड़ेगा एसबीआई की वेबसाइट से और वो अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जब हमको इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी देनी पड़ती है, तो जिस दिन को हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस दिन की टीटी बाइंग रेट ढूंढ के वो अप्लाई करनी पड़ती है। और जो इनकम है, ओके। जो भी इनकम है वो 31 मार्च, जो हमारी जैसे दर्शक जानते होंगे कि अप्रैल टू मार्च इज अवर अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर को जो भी टीटी बाइंग रेट होगा वो रेट अप्लाई होगा इनकम के लिए। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए जो हमको रिपोर्ट करना है फॉरेन संपत्ति का, उसके लिए कन्वर्जन रेट होगा साल का आखिरी दिन। अब इसमें एक चीज ये जाननी जरूरी है कि जबकि भारत में अप्रैल टू मार्च साल है, लेकिन फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर के लिए उन्होंने पता नहीं क्यों, लेकिन इस साल से यानी कि 2021-22 साल का जो रिटर्न अभी अभी सब लोग ने जो भरा है उस साल से उन्होंने कर दिया है और अप्रैल टू मार्च के बदले कैलेंडर ईयर का डिस्क्लोजर करना पड़ता है एज फार एज फॉरेन एसेट्स आर कंसर्न। तो अगर आपके पास फॉरेन संपत्ति है और तो आपको जब अच्छा। आप 2021-22 साल का रिटर्न फाइल किया, यानी असेसमेंट ईयर 2022-23, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, उस साल का रिटर्न अगर आपने फाइल किया है तो उसमें आपको कैलेंडर ईयर 2021 में जो आपके फॉरेन एसेट्स थे उसका डिस्क्लोजर करना है। और फॉरेन इनकम जो है वो आपको अप्रैल टू मार्च वाले ईयर का डिस्क्लोजर करना है। तो ये ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन इस साल से ये कॉम्प्लिकेशन आ गया है। बिल्कुल। देखिए, ये जो हिस्सा अभी हमने आपको बताया, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इसको समझना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको एक लेमैन लैंग्वेज में हम समझा सकें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो हम तो हैं ही हमेशा आपकी मदद करने के लिए। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज कन्वर्जन और डेट ऑफ कन्वर्जन ये हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं। अमित जी, कुछ लोगों के रिटायरमेंट फंड्स भी होते हैं, क्या ऐसा भी होता है कि लोगों के पास फॉरेन रिटायरमेंट फंड्स भी हैं और फिर उस वहां पर ट्रीटमेंट कैसा होगा? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एसेट है कई लोगों का, और ज्यादातर जो अमेरिका में लोग रहते थे और अब वापस आ गए हैं, उनको ये बहुत ही बड़ी इश्यू बन गई है, क्योंकि ये यूएसए में बहुत सारे ऐसे रिटायरमेंट फंड्स हैं, अन्य देशों में भी है, लेकिन हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस से कि यूएसए वाले जो रिटर्न एनआरआईज है उनको ये बहुत ही एप्लीकेबल होता है। तो इंडिया में जब हमको फॉरेन संपत्ति की डिस्क्लोजर करनी होती है तो उसमें फॉरेन रिटायरमेंट फंड का भी डिस्क्लोजर करना जरूरी है।
ये इसके लिए एक स्पेसिफिक आइटम दी गई है फॉर जो 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 सेक्शन है आईटीआर फॉर्म में, उसमें इसकी डिस्क्लोजर भी करनी जरूरी है। और आपको मालूम होगा कि इंडिया में अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड है, तो इंडियन प्रोविडेंट फंड हम्म में जो हम इन्वेस्ट करते हैं या उसका उस वैल्यू के ऊपर जो हमको ब्याज मिलता है, हम्म उसमें बहुत सारी टैक्स की कंसेशन दी गई है। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन रिटायरमेंट फंड है, फॉरेन प्रोविडेंट फंड है, या फॉरेन ग्रेचुइटी फंड है, कोई भी किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट फंड है जो इंडिया के अलावा और कोई देश में है, तो उस अमाउंट पर या उस फंड में हम्म जो आप इनकम अर्न करते हो, उसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम बन गया है, जो लोग वापस आ गए हैं और दूसरे देश में उनका रिटायरमेंट हम्म फंड चालू है, तो उसका नॉट ओनली उसका डिस्क्लोजर करना है, लेकिन अगर उसमें हम्म इनकम है तो वो इनकम का भी डिस्क्लोजर करना जरूरी पड़ता है। लेकिन पिछले साल उन्होंने एक कंसेशन दिया है। एक अगर आप हम्म एक फॉर्म भरते हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, तो वो फॉर्म भरने के बाद आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि अक्रूवल बेसिस पे जो इनकम होती है वो रिटायरमेंट फंड में, उस पर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैसे मिले नहीं है, वो तो सिर्फ अक्रू हुए हैं। तो जब आपको पैसे मिलेंगे तब आप उसके ऊपर टैक्स भर सकते हैं। ये कंसेशन दिया गया है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें वो फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है और कई लोगों को हम्म फॉर्म भरने में दिक्कत हुई है, और उसकी वजह से नतीजा ये हुआ है कि जो अक्रूवल बेसिस पे जो इनकम होती है, जैसे हमारे पीपीएफ अकाउंट में हर साल इंटरेस्ट अक्रू होता है, उस तरह से उस रिटायरमेंट फंड में भी अगर इंटरेस्ट अक्रू हुई है, तो हम्म उसके ऊपर उनको अक्रूवल बेसिस पे यहाँ पर टैक्स भरने की मजबूरी आई है। ओह ये तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। अगर आपके पास कुछ रिटायरमेंट फंड्स हैं तो उसे भी डिस्क्लोज करिए टाइमली। अगर कुछ अड़चनें आ रही हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद ले सकते हैं फॉर्म को भरने में, लेकिन इस चीज़ को भी बिल्कुल डिस्क्लोज करिए, क्योंकि फिर अगर आपके ऊपर एक्चुअल बेसिस पर को टैक्स भरना पड़ा तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए अगर आपके पास कुछ रिटायरमेंट फंड्स भी हैं फॉरेन में। अमित जी, आखिर में इस पूरे डिस्कशन को अगर हम सम अप करें तो फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए? देखिए, फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर इतनी महत्वपूर्ण, ये चीज इतना इतना महत्व क्यों लेने लगा है? इसलिए कि अपनी जो भारत की सरकार है उसके पास हम्म पूरी माहिती है। जितने भी भारतीय सिटीजन है जिनके एसेट्स है दूसरे देशों में, उसकी कंप्लीट डिटेल्स भारतीय सरकार के पास रेडिली अवेलेबल है। क्योंकि अ, सारे विश्व में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो एक इनिशिएटिव पूरी तरह से चल रहा है। और सब गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ दूसरे देश के सिटीजन्स की डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से जितने भी लोग इंडियन सिटीजन हैं, अगर उनके पास फॉरेन में संपत्ति है, मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा देशों के बीच ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। और इसकी वजह से अगर आपके पास फॉरेन संपत्ति है, तो आप हम्म ये ना समझे कि मैं अगर नहीं दिखाता हूँ इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, उनके पास ये माहिती होगी कैसे वो आए, उनको पता ही नहीं चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट काफी स्मार्ट हो चुकी है और उसके पास हम्म सभी माहिती ऑलरेडी मिल चुकी है। और इसकी वजह से अ, हजारों लोगों को समन्स मिले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन एसेट्स अपने आईटीआर फॉर्म में डिस्क्लोज की नहीं है।
तो सबसे पहली मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपके पास फॉरेन संपत्ति है तो आप ये अजम्पशन मत कीजिए कि अगर मैं नहीं दिखाऊंगा अपने मेरे आईटीआर में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मुझे पकड़ेगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होगी। दूसरी बात ये कि जब आप डिस्क्लोज करने जाते हो अपने आईटीआर फॉर्म में, तब बहुत ही केयरफुली इसको डिस्क्लोजर करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्क्लोजर का पीरियड है कैलेंडर ईयर, हमारा टैक्स ईयर है अप्रैल टू मार्च। तो कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि अप्रैल टू मार्च के बेसिस पे डिस्क्लोजर करते हैं। हम्म। और दूसरी बात यह है कि कन्वर्जन रेट, राइट। आपको करेक्ट कन्वर्जन रेट लेना चाहिए ताकि आप फॉरेन एक्सचेंज को इंडियन रुपीज में सही तरीके से आप उसको कन्वर्ट करें और सही अमाउंट को आप डिस्क्लोज करें। और तीसरी बात, लास्ट ये मैं सलाह देना चाहूंगा कि आपके पास जो भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हो उसके वर्किंग पेपर्स आप प्लीज अपने पास रखिए। उसको फिजिकल कॉपी भी रखिए और सॉफ्ट कॉपी भी रखिए वर्किंग, क्योंकि कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसके बारे में सवाल पूछेगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आपको कोई सवाल पूछता है और आपने 3 साल पहले या 2 साल पहले पूरी वर्किंग पेपर्स, वर्किंग फाइल बनाई नहीं है, तो आपको बहुत मुश्किल ही होगी उस वक्त 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उस सवालों के जवाब देना। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके इस बाबत में आपको पूरी सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंटेशन रखिए, रेट ऑफ कन्वर्जन का ध्यान रखिए, और कौन सा फॉर्म आपको भरना है, किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करना है, ये भी हमने आपको बताया, पूरी प्रक्रिया बताई। अगर इसके बाद कुछ डाउट है आपको, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ नए नियम भी आ चुके हैं इसमें, टाइम को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या वित्तीय सलाहकार से मदद ज़रूर ले लें डिस्क्लोज करते वक्त, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े इससे जुड़ी। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आज का डिस्कशन में उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आसान भाषा में हमारे दर्शकों को इसके मायने समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, फिलहाल टैक्स मंत्रा में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।